अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी है हिना की, जो शादी से कबल जैन से दोस्ती करती है और इसी दोस्ती में वो एक दूसरे से रातों को तन्हाई में मिलते थे। बस फिर क्या था, गुनाह कर बैठे। फिर इस गुनाह की उसको क्या सजा मिली, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस दर्दनाक और सबक आमूज कहानी को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हिना और मेरी उम्र एक जैसी थी। उसकी अम्मी से मेरी अम्मी की एक अरसे से दोस्ती थी। दोनों का मैका एक ही मोहल्ले में था और खाला शाहीना यानी हिना की वालिदा अम्मी की क्लास फेलो भी थी। इत्तफाक से अम्मी की शादी जिस खानदान में हुई, खाला शाहीना भी बाद में ब्याह कर उसी खानदान में आ गई। ये रिश्ता अम्मी ने अपनी सास से कहकर करवाया था। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी सहेली करीब आ बसे। बुरहान अंकल मेरे वालिद के दूर के रिश्तेदार थे। दोनों के वालिद आपस में गालिबन कज़न थे। बहरहाल बुरहान अंकल का घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, लिहाजा अम्मी की कोशिश कामयाब रही और शादी के बाद भी दोनों सहेलियों का एक दूसरे के घर आना जाना आसान हो गया। दोस्ती और मजबूत हो गई। बुरहान अंकल और शाहीना खाला को अल्लाह ताला ने पहले बेटे से और फिर बेटी से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने हिना रखा। उन्हीं दिनों मेरे वालदैन के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई, यानी मैंने जन्म लिया। यूं हिना मुझसे सिर्फ 1 माह बड़ी थी। जैसे हमारी माओं की आपस में मिसाली दोस्ती थी, वैसी ही मेरी भी हिना से दोस्ती हो गई। बचपन साथ गुजरा। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, हम दोनों स्कूल जाने लगीं और उम्र की मंजिलें तय होती गई। जिन दिनों हम 7वीं में थीं, खाला शाहीना की तबीयत खराब रहने लगी। जब हस्बे मामूल इलाज मुआलजे से फ़र्क ना पड़ा तो तफसीली मेडिकल चेकअप के लिए उनको कराची ले गए। काफ़ी टेस्ट वगैरह करवाने के बाद पता चला कि उनको कैंसर है। बहरहाल अंकल बुरहान ने बीवी का इलाज कराना शुरू किया। वो बेचारे मुल्तान से कराची आते जाते। खाला शाहीना को शुआएं लगती, यानी रेडिएशन से इलाज होता रहा। फिर ऑपरेशन तजवीज़ हुआ, मगर मर्ज बढ़ता ही गया। आखिर में जब उनकी केमोथेरेपी आखिरी मराहिल में थी तो उनका इंतकाल हो गया। अंकल बुरहान और उनके बच्चों के लिए जहां खाला शाहीना की वफात एक जानलेवा सदमा था, वहां वो बीमार बीवी का इलाज करवाते हुए तकरीबन कंगाल हो गए। तमाम जमा पूंजी खत्म हो गई और ऊपर से सितम ये कि उनकी नौकरी भी जाती रही, क्योंकि अपनी बीवी को मुसलसल इलाज के लिए आए दिन लाते ले जाते थे। सफ़र में अखराजात ज़्यादा होते थे, जबकि दूसरे शहर में अस्पताल के अखराजात भी बढ़ जाते थे। नतीजा ये हुआ कि उधर उनकी बीवी से ज़िंदगी का चमन खाली हुआ तो उधर उनकी जेब भी खाली हो गई। चंद दिन गहरे सदमे में रहे, फिर बाल बच्चों के अखराजात की फ़िक्र ने घेर लिया। उन दिनों अंकल बुरहान बहुत परेशान थे। हिना महज 13 बरस की थी और उसका भाई रफ़ीक 15 साल का था। दोनों बच्चों की ऐसी उम्र थी कि जिन पर नज़र रखने और देखभाल में तवज्जो ख़ास बरतने की बेहद ज़रूरत थी कि दाल रोटी के लाले पड़ गए। बुरहान अंकल को बहुत भाग दौड़ के बाद मुलाजमत मिली। ये मुलाजमत उन्होंने मजबूरन कबूल की, क्योंकि तनख्वाह कम थी। वो दूसरी किसी अच्छी मुलाजमत की फ़िक्र में रहते थे। घर को संभालने वाली चली गई तो हिना को घर संभालना पड़ गया। ताहम घरेलू जिम्मेदारियां वो नहीं संभाल सकती थी। उसे तो घर का कोई काम भी नहीं आता था, ना खाना बनाना, ना घर के दीगर काम। हिना खाला शाहीना की लाडली थी। वो तमाम काम काज खुद करती थी। हिना ने कभी घरेलू काम किया और ना उसे आता था। शुरू में वो खुश्क आटा अम्मी के पास ले आती और अम्मी रोटी बना दिया करती थी। अक्सर सालन भी बनाकर भेज देती, लेकिन कब तक, घर में और 100 तरह के काम होते हैं। इस उम्र में बेटियों को माओं के कुर्ब की भी अशद ज़रूरत होती है। जब अंकल ने बच्चों को परेशान देखा, अपनी बहन से मशवरा किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि भाई दूसरी शादी कर लो, ऐसे घर कैसे चलेगा। कोई सलीकामंद और हमदर्द दिल औरत में ऐसी ढूंढती हूँ जिसको सहारे की ज़रूरत हो, तो तुम्हारा घर बस जाएगा और बच्चों को भी माँ का साया मिल जाएगा। गर्ज इसके बाद अंकल की बहन आंटी सफिया बस इसी जुस्तजू में लग गई। जब इर्द गिर्द कोई मुनासिब रिश्ता ना मिला तो एक रिश्ता कराने वाली का सहारा लिया, जिसके जरिए से एक मतवसत घराने की उधेड़ उम्र लड़की से रिश्ता तय पा गया। यूं बुरहान अंकल मिसबाह को ब्याह कर घर ले आए।
शुरू में तो उस औरत ने चंद दिन बच्चों के साथ मुनासिब रवैया रखा, फिर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। खास तौर पर हिना से बुरा बर्ताव करने लगी, बात बात पर डांटती और बर्तन वगैरह धुलवाती, किचन साफ कराती। हिना चूंकि बहुत लाडली थी, वो सौतेली माँ के रवैये से बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि माँ उसकी रोज शिकायतें रफ़ीक और उसके वालिद से करती। रफ़ीक एक नासमझ लड़का था। वो सौतेली माँ की बातों में आकर बहन को डांटने और झिड़कने लगा। हिना रोज स्कूल आती तो मुझसे अपना दुखड़ा बयान करती, मरहूमा माँ को याद करके रोती। अब वो निहायत अफसुर्दा रहने लगी। मैं उसे तसल्ली देती कि सब्र करो, इतना रोगी तो तुम्हारी मरहूमा माँ की रूह को तकलीफ होगी। तुम जिस कदर खुश रहोगी, हंसोगी, उसी कदर तुम्हारी अम्मी की रूह को खुशी और सुकून मिलेगा। हिना मेरी बातों को दिल के कानों से सुनती। वो अब खुश रहने की कोशिश करती, मगर आंटी मिसबाह उसको खुश देख नहीं सकती थी और कोई ना कोई नया जख्म अपनी जुबान से उसके नाजुक दिल पर लगा देती थी। उन्हीं दिनों उनके और हमारे घर के सामने एक मकान बराए फरोख्त हो गया। कुछ अरसा घर खाली रहा, फिर उसमें नए लोग आ बसे। जिन्होंने उसको खरीदा था वो दुकानदार था और उनका एक ही बेटा था जो सेकेंड ईयर का तालिबे इल्म था। उसका नाम जैन था। जैन एक खुश शक्ल और खुश लिबास लड़का था। वालिद का बिजनेस था, लिहाजा उनके पास रुपए पैसे की कमी ना थी। बाप ने जैन को गाड़ी ले दी थी। वो कॉलेज खुद गाड़ी चलाकर जाता और जब चाहता सैर तफरीह को चला जाता। कुछ दिन तो नए लोगों से अहले मोहल्ला लिए दिए रहे, लेकिन जब महसूस किया कि ये अमन पसंद और अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं, तो मोहल्ले वालों ने उनको कबूल करना शुरू कर दिया। पास पड़ोस से औरतों का आपस में मेल जोल भी शुरू हो गया। जैन के अब्बू सवेरे दुकानदारी को घर से निकल जाते। घर में जैन के अलावा उसकी बहन और अम्मी रह जाते। ये भी स्कूल कॉलेज चले जाते, तब माँ अकेली होती। उनके यहाँ मुलाजमा आती थी जो कभी कभार हमारे घर भी आ निकलती। उसकी जुबानी जैन की वालिदा के बारे में पता चला कि कुछ बीमार रहती है, ज्यादा कहीं आती जाती नहीं है, लेकिन बाइखलाक, नेक अतवार और सीधी सादी खातून है। अम्मी भी एक बार मिलकर आ गईं और बताया कि नेक और नमाजी औरत है, ज्यादातर अपने बच्चों के कामों में ही मशगूल रहती है। मोहल्ले वालों की टोह लेने की उसे फुर्सत नहीं थी। जैन की बहन फातिमा एक रोज हमारे घर आई और बोली कि उसे नजदीकी स्कूल में दाखिला लेना है। पहले वाला स्कूल काफी दूर पड़ता है। उस वक्त हिना भी हमारे घर आई हुई थी और मेरे पास बैठी थी, क्योंकि हम दोनों रोज मिलकर स्कूल का काम किया करती थी। हमने उसे अपने स्कूल का बताया, ये भी कि स्कूल के मुंतजिम अब्बू के दोस्त हैं। अपने अब्बू से कहो कि आकर मेरे अब्बू से मिल लें, तुम्हारा भी ट्रांसफर पुराने स्कूल से नए स्कूल में करवा देंगे। ये हमारी फातिमा से पहली मुलाकात थी। इसके बाद वो हमारे स्कूल में आ गई। हम 9वीं जमात में थीं। अब एक ही गली से हम 3 लड़कियां एक साथ स्कूल जाने लगी। जल्द ही फातिमा से हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, ताहम मुझसे ज्यादा हिना उसमें दिलचस्पी लेने लगी। एक दिन वो आया कि मेरी ये गहरी और पुरानी दोस्त फातिमा से ज्यादा करीब हो गई। चूंकि वो अब भी अपने बाप की लाडली थी और अंकल को इस बात का भी एहसास था कि हिना की माँ फौत हो गई है, लिहाजा उसकी दिलजोई के ख्याल से वो उसे मेरे या फातिमा के घर आने जाने से मना नहीं करते थे। बाप की शह थी कि वो सौतेली माँ के रोकने पर भी ना रुकती। जब उसका दिल चाहता हमारे घर आ जाती। मैंने महसूस किया जब से वो फातिमा के घर जाने लगी थी, उसकी अफसुर्दगी में कमी आ गई थी। वो अब पहले से ज्यादा नॉर्मल और खुश रहने लगी। मुझसे ज्यादा वक्त फातिमा के साथ गुजारती। उन दिनों चूंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत थी और मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास करने की आरजू भी थी, तो मैंने भी इस बात को ज़्यादा महसूस ना किया कि हिना का क्यों फातिमा की तरफ झुकाव हो गया है। वो चूंकि खुश रहने लगी थी, लिहाजा मुझे भी भला लगता कि वो फातिमा से मिले ताकि फूल की मानिंद खिली खिली नजर आए। ये तो बाद में पता चला कि उसके भाई जैन की खातिर उसने फातिमा से राहो रस्म बढ़ा ली है। उसे जैन पसंद आ गया था और वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। जब लड़की की तरफ से अज खुद लिफ्ट मिलने लगे तो लाजमन लड़के भी दिलचस्पी लेते हैं। ये तो एक कुदरती अमर है। अब वो जब आती, हंसती, मुस्कुराती और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी। मैंने कुरेदा। तब एक रोज खुद ही बता दिया कि वो जैन को पसंद करती है और उसी से मिलने उनके घर जाती है।
दोपहर को उनकी माँ दवा खाकर सो जाती थी। फातिमा पढ़ने बैठ जाती और ये जैन के कमरे में जाकर उससे गपशप में मसरूफ हो जाती। हिना ऐसी वैसी लड़की तो नहीं थी, उसकी मेरी दोस्ती बचपन से थी, लेकिन अब वो जाने क्यों ऐसी हो गई और इतनी बदल गई कि मैं हैरान होती। नहीं जानती थी कि ये तो वो जादू है जो सर चढ़कर बोलता है। अब वो बेहिजाब मजे ले लेकर जैन की बातें करती। तब मैं समझाती कि हिना संभल जाओ, तुम्हारी माँ सौतेली है, ऐसा ना हो कि ये वालेहानापन तुम्हारी जान ले ले, क्योंकि राज की बात कभी ना कभी तो खुल ही जाती है। फिर जब बात खुलती है तो गली गली आम हो जाती है। दोनों वारफ्तगी से एक दूसरे को चाहने लगे तो हिना की माँ, जो अब खुद भी अपनी कोख के 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, उसने हिना पर रोक टोक शुरू कर दी, जिस पर उस लड़की ने मुंह जोरी दिखाई। माँ ने बाप और उसके भाई से शिकायत कर दी कि इसका बहुत ज्यादा पड़ोस में आना जाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनके घर एक जवान लड़का भी है और वो अभी भी नए रहायशी ही शुमार होते हैं। उन्हीं दिनों हिना के अब्बू को कुवैत में अच्छी मुलाजमत मिल गई। 4 बच्चों की अच्छी परवरिश और कफालत की खातिर वो बच्चे बीवी के हवाले करके खुद बैरूने मुल्क चले गए। रफीक अब 17 बरस का हो चुका था। सौतेली माँ ने उस बेटे से बनाकर रखी, क्योंकि उसके बहुत से बाहर के काम काज वो खंदा पेशानी से कर देता था। रोक टोक से तो जज्बे और शिद्दत इख्तियार करते हैं। जब माँ ने बार बार रफीक के कान खाए तो उसने बहन को फातिमा के घर जाने से रोक दिया। हिना कहना ना मानती तो रफीक उसको मारने पर आ जाता। हर रोज बहन और भाई में झगड़ा होने लगा। उनके झगड़ने, चीखने, चिल्लाने की आवाज हमारे घर तक आने लगी। हिना की वो रोज रोज की आहोजारी, मैं सोचती न जाने कब इसको अकल आएगी और ये झगड़ा खत्म होगा। जब उसको समझाती तो जवाब देती कि अब तो ये झगड़ा बंद लैला या मजनू की मौत के बाद ही होगा। भाई को तो वो कुछ समझती न थी और बाप की गैर मौजूदगी ने उसे और दलेर बना दिया था। मुश्किल तो ये थी कि लड़का लड़की ही महज राजी थे, मगर कोई और राजी ना था। यहां तक कि जैन के घर वाले भी हिना का अपने घर आना पसंद नहीं करते थे। एक रोज जबकि अंकल आ गए, मैं उनके घर मिलने गई तो देखा कि हिना रो रही थी। अंकल का भी मूड बहुत खराब था। उधर सुना कि जैन लोग चले गए हैं और मकान बराए फरोख्त हो गया है। हमने उन्हीं दिनों मैट्रिक के सालाना पर्चे दिए थे। स्कूल में छुट्टियां हुई थीं, इसलिए मेरी फातिमा से मुलाकात ना हुई और हिना भी कुछ दिन से हमारे घर नहीं आ रही थी। तभी मैंने सोचा कि उसके घर जाकर पता करूं क्या बात है। मैंने तो बचपन से मैट्रिक तक का तमाम वक्त हिना के साथ गुजारा था। जानती थी कि वो बुरी लड़की नहीं है, लेकिन वो अब सरकश जरूर हो गई थी। शायद सौतेली माँ के बुरे सलूक का रद्द-ए-अमल था। उधर बाप का बैरूने मुल्क चले जाना और भाई का हरदम उससे झगड़ना, इस पर माँ की शिकायतों और रफीक की मारपीट से उसने और परपुर्जे निकाल लिए तो घर वालों ने इस कदर सख्ती की कि जैन की चाहत में दीवानी होकर उसने नई राहें तराश ली। जब जैन के वालिदा ने उसको अपने घर आने से मना किया तो वो आधी रात को तारीक गली में उससे मिलने निकल जाती। ये सब वो मुझे बताती तो मैं उसे बहुत समझाती थी, हाथ तक जोड़े कि हिना, खुदा के लिए होश करो, ऐसा ना हो कि अंकल को खबर हो जाए, वो आकर तुम्हारी तालीम ख़त्म कर दें और जल्दी में किसी ऐसे से ब्याह दें कि फिर अपनी इन बेवकूफ़ियों पर पछताती रह जाओ। इसकी मगर नौबत ना आई। जैन और उसके घर वाले मकान फरोख्त करके चले गए और फिर अंकल के आने के 2 हफ्ते बाद ही अचानक पता चला कि हिना फौत हो गई है। हैरान कुन सा वाक़या था, क्योंकि वो सेहतमंद थी, उसे कोई बीमारी ना थी, वो ऐसी ना थी कि खुदकुशी करती। उसे जिंदगी से प्यार हो गया था। उसने कभी मरने का लफ्ज़ लबों से नहीं निकाला था, फिर वो अचानक कैसे मर गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल था और हम सब का सदमे से बुरा हाल था। हिना की माँ के लबों पर जो दास्तान थी वो भी खोखली लगती थी। उसका कहना था बस 2 दिन के बुखार में ही फौत हो गई। खुदा जाने कैसा बुखार आया कि उसको सांस लेने का मौका भी ना दिया। मोहल्ले वाले भी सन्नाटे में आ गए। वो मुंह से कुछ ना कहते थे, मगर दबी जुबान से आपस में शकूक का इजहार कर रहे थे। एक नर्स ने, जो उसकी सौतेली माँ के जानने वाली थी, उसे आखिरी गुस्ल दिया। मैट्रिक के बाद मेरे लिए अच्छा रिश्ता आ गया। हिना के बाद मेरे आगे पढ़ने और कॉलेज जाने के अरमान भी ठिठर कर रह गए।
बचपन का साथ याद आता तो आंसू ना रुकते थे। दिल पढ़ाई से उचाट हो गया। अब्बू भी बीमार रहने लगे थे। अम्मी ने समझा बुझाकर मुझे शादी के लिए राजी कर लिया। यूं मेरी शादी इंस्पेक्टर सुहेल से हुई, जो मेरी अम्मी के कज़न के बेटे थे। मैं ब्याह कर जिस मोहल्ले में गई वो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। शादी के साल बाद अल्लाह ताला ने बेटी की नेमत से सरफराज किया तो वालिदा चंद दिन मेरे पास आकर ठहरी। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब हो गई। हम अस्पताल आए तो वहां एक नर्स पर मेरे शौहर की नज़र पड़ गई। वो उसे बगौर देखने लगे। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब कई बार उसने उसकी जानिब तका तो मुझे बुरा लगा और मैंने आहिस्ता से कहा, आप इस नर्स को घूर रहे हैं क्यों? वो हिचकिचाए नहीं, बल्कि कहने लगे, मुझे गलत मत समझो, मैं एक मुअम्मे का हल तलाश कर रहा हूं। उन दिनों मैं खासी कमज़ोर और जूद रंज हो रही थी। अम्मी ने उस नर्स से कहा, अगर तुम घर आकर मेरी बेटी को इंजेक्शन लगा दिया करो, मैं तुमको मुआवजा दे दिया करूंगी जो तुम कहोगी। नर्स ने पूछा, आप कहाँ रहती हैं? अम्मी ने अपने घर का पता बता दिया, क्योंकि उनका इरादा मुझे अपने घर चंद दिन ठहराने का था ताकि वो मेरी और मेरे बेटे की देखभाल अपने घर रहकर कर सके। नर्स ने हामी भरी, बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। आपके घर से मेरा घर ज़्यादा फासले पर नहीं है। आपका घर बुरहान साहब के मकान के करीब है। वालिदा ने कहा, हाँ, लेकिन तुम उन लोगों को कैसे जानती हो? बस एक बार किसी वजह से जाना हुआ था। उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया। अगले रोज शाम को नर्स आ गई। मुझे इंजेक्शन लगना था। इत्तफाक से मेरे मियाँ अम्मी के घर बैठे थे। उन्होंने दोबारा उसे गौर से देखा, फिर बोले, शादी से कबल एक दिन मैं अपनी वालिदा के साथ आप लोगों के घर आया था तो मैंने इस औरत को बुरहान अंकल के घर से निकलते देखा था। मुझे इस पर शक है। उस दिन तो ध्यान में ना आया, लेकिन अब जब के पता चला है कि यह नर्स है तो मेरे जहन में तुम्हारी सहेली हिना की नागहानी मौत का सबब एक अंदेशे के साथ उभर आया है। आप किस शक में पड़ गए हैं? आखिर पुलिस वाले हैं ना, आप लोगों को तो सभी मशकूक दिखाई देते हैं। बोले, ठीक है, लेकिन मुझे अब हिना की अचानक मौत की वजह समझ में आ रही है। जैसी कि इसकी तमाम राम कहानी तुमने सुनाई थी, उसके पस मंजर में फिर जैन के घर वालों का अचानक घर फरोख्त करके कूच कर जाना। मैं हैरान थी कि इन्हें क्या हो गया है। वाकई के 1 साल के बाद इन्हें बाल की खाल उतारने की सूझी है। पुलिस वालों की तो आदत होती है बाल की खाल उतारने की, वरना मुजरिम कैसे पकड़े जाए। उन्होंने नर्स के बारे में मालूमात जमा करनी शुरू कर दी। एक रोज पता चला कि नर्स गिरफ्तार हो गई है और उसको गिरफ्तार कराने में सुहेल साहब का भी बड़ा हाथ था। गिरफ्तार तो वो किसी और केस में हुई थी, मगर जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से तफ्तीश की तो उसने अपने साबिका कसूर भी उगल दिए। हिना का भी नाम लिया कि किस तरह उसके वालिदैन परेशान थे और उन्होंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसको घर बुलाया और मावनत की दरख्वास्त की थी। उसने कहा, अक्सर केसों में तो सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर हिना की बदकिस्मती कि वो जिंदगी की बाजी हार गई। उसके वालिदैन ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में इस अनाड़ी औरत का सहारा लिया था। मेरे शौहर ने अंकल बुरहान को तो गिरफ्तारी से बचा लिया, मगर नर्स को नहीं बचाया, क्योंकि वो कई ऐसे केसों में माजी में मुआविन साबित हुई थी। बहरहाल खुदा हर किसी की बेटी की इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, क्योंकि बेटियां ही तो माँ बाप की इज्जत की लाज होती हैं। अगर वो लग्जिशों का शिकार हो जाएं तो यकीनन इज्जत के साथ कभी कभार जान भी गंवानी पड़ जाती है। दोस्तों, ये होता है गलत काम का नतीजा। अगर हिना जैन से गलत ताल्लुक ना रखती और ना हामला होती और ना ही उसके घर वालों को इज्जत बचाने की खातिर इस अनाड़ी नर्स का सहारा लेना पड़ता और ना हिना जान से जाती। इसमें कसूर सिर्फ लड़की का नहीं बल्कि जैन का भी है, जिसने उसको बर्बाद किया। तो खुदारा बचें ऐसे बुरे कामों से, और माँ बाप से गुजारिश है कि वो बच्चों की शादी सही उम्र में कर दें ताकि इन बुराइयों से बचा जा सके। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।